आज से हम शुरू करने वाले हैं एमएस एक्सेल। एमएस वर्ड कंप्लीट हो चुका है। एमएस वर्ड के अंतर्गत हम डॉक्यूमेंट बनाते थे और एमएस एक्सेल के अंतर्गत हम वर्कशीट तैयार करेंगे। उस वर्कशीट में रो और कॉलम इस प्रकार के होते हैं। जैसे ये एमएस एक्सेल को ओपन किया जाता है 2013 वर्जन की स्क्रीन कुछ इस प्रकार से दिखलाई देती है। एमएस एक्सेल को ओपन करने के लिए आपको सिंपल, यदि विंडो 10 इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर टाइप करना है एक्सेल, तो जो भी उसका लेटेस्ट वर्जन होगा वो इस प्रकार से उसका आइकॉन यहाँ पर आ जाएगा और जैसे ही आप उसे क्लिक करेंगे तो एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर की जो विंडो है वो कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगी। लेफ्ट साइड में जो भी रिसेंटली आपने डॉक्यूमेंट बनाए हुए हैं, ओपन किए हुए हैं, उनकी लिस्ट दिखलाई देती है, जिससे आप उस पर क्लिक करके डायरेक्टली उन्हें ओपन कर सकते हैं। राइट साइड में आप यहाँ पर एमएस एक्सेल में बिल्कुल वर्ड की तरह, जैसे वर्ड में भी हमको टेम्पलेट बनाने की सुविधा थी कि टेम्पलेट का इस्तेमाल करके और हम अपने डॉक्यूमेंट को तुरंत डिज़ाइन कर सकते थे। हमको पूरा फ्रॉम द स्क्रैच डॉक्यूमेंट को बनाने की ज़रूरत नहीं थी। उसी प्रकार से एक्सेल भी सुविधा दे रहा है। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के यहाँ पर आपको टेम्पलेट बने हुए मिल रहे हैं और यदि इंटरनेट कनेक्ट होगा तो आपको और भी टेम्पलेट मिलेंगे। इन टेम्पलेट को सेलेक्ट करके डायरेक्टली आप इस पर टेक्स्ट को चेंज करके और इनका इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी इसमें सभी डिज़ाइन बनी हुई हैं, तो ये कहलाते हैं प्री डिफाइंड डिज़ाइन, या इसे हम बोल सकते हैं टेम्पलेट। तो एमएस एक्सेल में टेम्पलेट का इस्तेमाल किया जाता है बने हुए डिज़ाइन को इस्तेमाल करके अपने अनुसार किसी भी प्रकार के एक्सेल में वर्कशीट को तैयार करने के लिए। ठीक है, एमएस एक्सेल हमको सुविधा दे देता है बने हुए एक्सेल वर्कशीट की, उसका हम इस्तेमाल करते हैं, उसको रीयूज़ करते हैं और अपने अनुसार उसे जैसा बनाना चाहें वैसा बना सकते हैं। अभी हम सीखेंगे ब्लैंक डॉक वर्कबुक में जाकर के और कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर हम सिंपल क्लिक करते हैं वर्कबुक में, ब्लैंक वर्कबुक में। जैसे एमएस वर्ड में जिस पर हम वर्क कर रहे होते हैं उसे बोलते हैं डॉक्यूमेंट, वैसे एमएस एक्सेल में जिस पर हम वर्क कर रहे होते हैं उसे बोलते हैं वर्कबुक। और जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं इस प्रकार की विंडो हमारे सामने स्क्रीन पर आ जाती है। वर्कबुक कई वर्कशीट का कलेक्शन होती है। वर्कबुक कई वर्कशीट का कलेक्शन होती है। जैसे ही हम किसी वर्कबुक को सिलेक्ट करते हैं उसका नाम ऊपर दिखलाई देने लगता है, बुक 1 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? बुक 1। जब हम इसे सेव करेंगे तो ये वर्कबुक के नाम से सेव हो जाता है और बुक 1 बाय डिफ़ॉल्ट नेम होता है। आप इसका नाम चेंज भी कर सकते हो। उसके अलावा एक्सेल की वर्कबुक के अंदर वर्कशीट होती है। जैसे यहाँ पर है शीट 1, इस पर आप क्लिक करोगे तो शीट 2 आ गई, इस पर क्लिक करोगे शीट 3 आ गई, इस पर क्लिक करोगे शीट 4 आ गई। इस प्रकार से हम 2013 वर्जन में 256 वर्कशीट ऐड कर सकते हैं एक वर्कबुक के अंदर। तो यहाँ पर ये कहलाती है वर्कशीट, जहाँ पर कि हम अपने जो भी डॉक्यूमेंट है या जो भी हमको तैयार करना है मैटर वर्कशीट के अंतर्गत उसे हम बना सकते हैं। ये वर्कशीट 1 है, वर्कशीट 2 है, वर्कशीट 3, वर्कशीट 4, ऐसे करके वर्कशीट आगे बढ़ती जाएगी। तो वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट। वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट और वर्कशीट में ही हम कार्य करते हैं, जैसा कि इसका नाम है वर्कशीट। वर्कशीट डिवाइड होती है कॉलम और से रो में। वर्कशीट डिवाइड होती है कॉलम और रो में, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। एमएस एक्सेल में ये जो वर्कशीट दी होती है इसके अंतर्गत हम किस प्रकार की चीज़ें बनाते हैं, इसका इस्तेमाल किया जाता है एमएस एक्सेल का ऑफिस से संबंधित डॉक्यूमेंट दस्तावेज को बनाने के लिए। जैसे किसी एम्प्लॉय की लिस्ट बनाना है, स्कूल में स्टूडेंट की लिस्ट बनाना है, आइटम की लिस्ट बनाना है, अकाउंटिंग से संबंधित कोई कार्य करना है, जहां पर हमको लिस्ट तैयार करनी होती है, जहां पर हमको एक डेटाबेस तैयार करना होता है, उसके लिए एक्सेल का इस्तेमाल किया जाता है। एक्सेल में जो भी डेटा एंट्री होती है वो वर्कशीट के अंदर होती है। एक्सेल में जो भी डेटा एंट्री होती है, जो भी हम वर्क करते हैं वो किसके अंदर करते हैं? वर्कशीट के अंदर करते हैं। और वर्कशीट डिवाइड होती है कॉलम और से रो में। कॉलम का नाम ए से लेकर के देखिए इस प्रकार से होता है, ABCD इस प्रकार से होता है, और रो का नाम 1 2 3 4 5 इस प्रकार से होता है। यदि आप देखना चाहते हैं कि एक वर्कशीट के अंदर कितनी टोटल कॉलम है और कितने रो हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए।
ये देखिए यहाँ पर आपको गिनती आ जा रही है कितने रो कितने कॉलम है। ये देखो हमने क्लिक किया, 10,48,576 रो हैं और 16,384 कॉलम है MS एक्सेल 2013 वर्जन में। कई वर्जन में इसके पहले वाले वर्जन में कम थी और आगे वाले वर्जन में ये संख्या और भी ज़्यादा हो सकती है। तो इसको कहते हैं कॉलम और इसको कहते हैं रो। MS एक्सेल में कॉलम का नाम ABCD इस प्रकार होता है और रो का नाम 1 2 3 इस प्रकार से दिया गया होता है। उसके अलावा कॉलम और रो के इंटरसेक्शन को सेल बोलते हैं। जो भी हम डेटा एंट्री करते हैं MS एक्सेल में वो इसी सेल में हम करते हैं, ये कहलाता है आपका सेल। जो भी हमको डेटा एंट्री करना है, मान लीजिए हमको एक एम्प्लॉई का डेटा मेंटेन करना है, नेम और एम्प्लॉई का डेजिग्नेशन, और उसी प्रकार से हमने यहाँ पर दे दिया, ठीक है, यहाँ पर हमने दे दिया एम्प्लॉई का डेजिग्नेशन, उसके बाद हमने दे दी उसकी सैलरी। तो ये जो डेटा एंट्री की जा रही है वो किस में की जाती है डेटा एंट्री? ये डेटा एंट्री की जाती है आपका एक्सेल में, एक्सेल के अंतर्गत सेल में, ठीक है। ये हमने डेटा एंट्री की, ये हमने इस प्रकार से सैलरी दे दी, ये देखिए। तो जो भी डेटा एंट्री आप करेंगे वो डेटा एंट्री आपकी कहाँ पर होती है? सेल में होती है। तो ये कहलाता है आपका सेल। सेल कैसे बनते हैं? सेल बनते हैं कॉलम और रो के इंटरसेक्शन से। सेल बनते हैं कॉलम और रो के इंटरसेक्शन से, ये कहलाता है सेल। हर एक सेल का यूनिक एड्रेस होता है जिसका इस्तेमाल आगे चल के कैलकुलेशन में, काउंटिंग में किया जाता है। जैसे ये एक सेल है, इसका यूनिक एड्रेस क्या है? B7, B नंबर का कॉलम है और 7 नंबर की रो है। और ये कहाँ दिखलाई देता है? ये दिखलाई देता है नेम बॉक्स में। कहाँ पर दिखलाई दे रहा है ये? नेम बॉक्स में। तो इसे बोलते हैं आपका कॉलम और रो का जो इंटरसेक्शन है सेल, और सेल की संख्या दिखलाई देती है नेम बॉक्स में, H नंबर का कॉलम और 7 नंबर की रो। तो इस प्रकार से हमने देखा इस भाग के बारे में। इसके बाद यहाँ पर देखिए, इसको बोलते हैं फंक्शन बार या फॉर्मूला बार। फंक्शन बार या फॉर्मूला बार का इस्तेमाल किया जाता है जब भी हम एक्सेल के अंतर्गत कोई भी कैलकुलेशन करते हैं। जैसे हमको यहाँ पर कोई टोटल निकालना है, इन दोनों का टोटल निकालना है। तो देखो हमने यहाँ पर क्या कि जैसे इक्वल टू लगाया तो ये देखो एक्टिवेट हो गया। तो जो भी फॉर्मूला है, फंक्शन है, या तो आप यहाँ पर जाकर के लगा दें या किसी भी सेल में लगाएंगे तो ऑटोमेटिक वो कहाँ दिखलाई देगा? उसका कैलकुलेशन यहाँ दिखलाई देगा। मतलब कि उस फॉर्मूले को हम यहाँ पर भी जाकर के एडिट कर सकते हैं। हमने इस पर क्लिक किया, प्लस का सिंबल लगाया, इस पर क्लिक किया, ये देखिए ये फार्मूला बार में या फंक्शन बार में दिखलाई देता है। तो जो भी फार्मूला या फंक्शन हम आगे चल के एक्सेल में इस्तेमाल करेंगे वो इस फार्मूला बार या फंक्शन बार में इस प्रकार से हम एडिट कर सकते हैं। और जैसे हम एडिट करेंगे तो ये दोनों का टोटल यहाँ पर आ गया। यही मुख्य फंक्शनैलिटी है एक्सेल की कि जहाँ पर हम आसानी से अकाउंटिंग का कार्य, कैलकुलेशन का कार्य बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। उसके अलावा हम और थोड़ा सा ऊपर देखते हैं, ये कहलाता है कंप्लीट एक्सेल में रिबन। जैसे कि आपने MS वर्ड में पढ़ा था, रिबन को अलग अलग टैब में बांट दिया गया है। MS एक्सेल के अंतर्गत जो भी टैब आती है उनको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू और व्यू। अगर आपने MS वर्ड अच्छे से सीख लिया है तो बहुत कुछ उससे मिलता जुलता आएगा। जो नई चीज़ें आएंगी उसी को बस आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना होगा। और इन अलग अलग टैब को अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है, जैसे MS वर्ड में बांटा गया था। फाइल टैब में ये फाइल मेन्यू खुल जाता है। उसके बाद होम टैब के अंतर्गत क्लिपबोर्ड, फॉन्ट ग्रुप, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स, एडिटिंग ग्रुप आता है। इनसाइट के अंतर्गत टेबल, इलस्ट्रेशन, एडिंग्स, इन सब के बारे में हम आगे एक एक करके पूरा डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से डीपली बतलाएंगे। और आप देख सकते हैं अलग अलग टैब के अंतर्गत अलग अलग ग्रुप दिए गए हैं, सभी का इस्तेमाल हम आगे चल के सीखेंगे। तो यहाँ पर ये कहलाता है आपका कंप्लीट जो पट्टी है ये कहलाती है रिबन। रिबन को अलग अलग टैब में बांटा गया है। इन टैब को अलग अलग ऑप्शन के ग्रुप में बांटा गया है, क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप। और इन ग्रुप के अंदर जो ऑप्शन होते हैं उसी का इस्तेमाल आपको करना सीखना है। और जब आप उसका इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तो आप एक्सेल में अच्छे तरीके से काम करना सीख जाते हैं। एक्सेल में कहीं भी आपको जॉब के अंतर्गत कोई भी एक्सेल में वर्कशीट तैयार करनी है, टाइम टेबल है ना, आपको कोई एम्प्लॉई का डेटाबेस तैयार करना है, स्टूडेंट का डेटाबेस तैयार करना है,
कुछ भी आपको बिलिंग तैयार करनी है, कुछ भी आपको एक्सेल में तैयार करना है, तो यहाँ पर जब भी आप डेटा एंटर करेंगे तो उस डेटा एंटर को फॉर्मेट करने, उसकी फॉर्मेटिंग करने के अलावा अकाउंटिंग करने और बहुत सारे ऑप्शन आपको इन्हीं जो है टैब के अंतर्गत जो ग्रुप दिए हुए हैं उनके अंदर आपको ऑप्शन इस्तेमाल करने होंगे। तो उन ऑप्शन का इस्तेमाल आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो पूरी क्लासेस को हमारा अटेंड कीजिए, पूरे वीडियोस को अटेंड कीजिए और उसके बाद आप बड़ी आसानी से एक्सेल में काम कर पाओगे। तो इसके अलावा हम ऊपर चलते हैं तो ये देखते हैं इसको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार क्यों बोलते हैं इसको क्विक एक्सेस टूल बार? जैसे हमको एक्सेल में बार बार इसके सेल में कलर फिल करना होता है कई जगह, तो हम चाहते हैं कि ये हमको यहाँ पर कहीं ढूंढना ना पड़े, ये ऊपर क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड हो जाए। तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करेंगे तो ये ऊपर ऐड हो जाएगा। तो ये ऊपर ऐड हो गया, कहाँ पर आ गया? ये क्विक एक्सेस टूल बार में। इस प्रकार से ये यहाँ पर आ गया है। अब इसके कारण क्या होगा कि यहाँ पर ऐड हो जाएगा क्विक एक्सेस टूल बार में। अब जब कभी हमको इस प्रकार से कहीं पर कलर फिल करना है तो हमको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्विक एक्सेस टूल बार में हमको मिल जाएगा। सिंपल हमको उसको क्लिक कर देना है, वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं उस ऑप्शन को। इसी प्रकार से किसी भी ऑप्शन को यदि आपको क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड करना है, उस पर राइट क्लिक कीजिए, ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार, यहाँ पर ऐड हो जाएगा। हटाना है, राइट क्लिक कीजिए, इस प्रकार से ये जो है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार को हम देखो इस प्रकार से क्लिक करते हैं तो भी कुछ ऑप्शन आते हैं, जहां क्विक एक्सेस टूल बार में जो यहाँ पर आपको राइट का सिंबल दिखलाई दे रहा है, मतलब कि वो ऑप्शन यहाँ पर ऐड है, और इस पर हम क्लिक करेंगे तो देखो वो सिंबल ऐड हो जाएंगे। न्यू ऑप्शन ऐड हो गया, ओपन ऐड हो गया, ईमेल का ऐड हो गया। और यदि इसको हटाना इस प्रकार से क्लिक कर देंगे। क्विक एक्सेस टूल बार को हम शो बिलो द रिबन नीचे भी लगा सकते हैं और इसे हम अबव रिबन भी लगा सकते हैं। ठीक है, सो अबव द रिबन, ये इस तरीके से यहाँ पर पहुँच गया। ये कहलाता है क्विक एक्सेस टूल बार। टाइटल बार में हमारी वर्कबुक का नाम दिखलाई दे रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट वर्कबुक का नाम है बुक 1। जब हम इसको सेव करेंगे यहाँ पर नाम चेंज हो जाएगा और नाम बदल जाएगा। इसके अलावा ये कहलाता है ऑप्शन बार, जहाँ पर ये मिनिमाइज बटन है, मैक्सिमाइज बटन है, क्लोज बटन है और ये ऑप्शन बटन है, डिस्प्ले बटन जिसको बोलेंगे। इसका इस्तेमाल आपने एमएस वर्ड में सीख लिया है। ठीक है, एक बार और बतला देते हैं। ऑटो हाइड रिबन, जब आप वर्क कर रहे होते हैं, आप चाहते हैं रिबन ऑटोमेटिक हाइड हो जाए, तो इस पर क्लिक करने से रिबन ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगी। शो टैब में क्लिक करेंगे तो केवल टैब दिखलाई देगा, रिबन दिखलाई नहीं दे रहा है। और जैसे ही हम टैब में किसी टैब में क्लिक करेंगे तभी रिबन हमको दिखलाई देगा। और शो टैब एंड कमांड में क्लिक करेंगे तो सभी चीज़ें बाई डिफ़ॉल्ट जैसा दिखलाई दे रहा था, सभी टैब दिखलाई दे रहे थे, सभी ऑप्शन दिखलाई दे रहे थे, इस प्रकार से सभी ऑप्शन दिखलाई देंगे। उसके बाजू में दी गई है हेल्प की बटन। हेल्प की बटन से हम एमएस एक्सेल से संबंधित यदि कोई ऑप्शन हमको समझ में नहीं आ रहे हैं तो माइक्रोसॉफ्ट ने हेल्प ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर जाकर के हम टाइप करके और अपने उस ऑप्शन का इस्तेमाल जो है सीख सकते हैं। पूरी हेल्प बताई हुई है माइक्रोसॉफ्ट ने, अपने अंतर्गत जो भी ऑप्शन आ रहे हैं एक्सेल में सबके डिटेल जानकारी इस हेल्प फाइल के अंतर्गत दी हुई है। तो अब एक एक करके हमको सभी टैब और रिबन के ऑप्शन को समझ लेना है और इनकी प्रैक्टिस कर लेना है, बस हम हो जाएंगे एक्सेल में एक्सपर्ट। तो सबसे पहले दिया गया है फाइल टैब। तो जैसा कि इसका नाम है, एमएस वर्ड में भी आपने किया हुआ था, जैसा कि इसका नाम है, फाइल से संबंधित सभी ऑप्शन दिए गए हैं। फाइल मतलब यहाँ पर क्या हो गई, आपकी वर्कबुक हो गई। कैसे आप यहाँ पर नई वर्कबुक बना सकते हो? पहला ऑप्शन है इन्फो में दिया गया है वर्कबुक का साइज, टाइटल टैग जो कि अभी डिफाइन नहीं है इसलिए यहाँ पर दिखलाई नहीं दे रहा है। उसके अलावा प्रोटेक्ट है, यदि आप अपनी वर्कबुक को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, वर्कबुक में कोई एरर तो नहीं है उसे चेक करना चाहते हो, वर्कबुक के वर्जन को चेक करना चाहते हो। पिक व्हाट यूज़र कैन सी व्हेन दिस वर्कबुक व्यूज ऑन द वेब। वेब में आपकी वर्कबुक कैसी दिखलाई देगी वो आप यहाँ से देख सकते हो। आगे चल के और डिटेल में हम एडवांस में थोड़ा सा जाएंगे तो इन ऑप्शंस को एक एक करके और डिटेल में समझेंगे। न्यू वर्कबुक बनाने के लिए जब हम अपने एक्सेल को ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो विंडो आती है वो इसी प्रकार से विंडो आती है जिसके बारे में शुरू में हमने समझा था। ब्लैंक वर्कबुक को सिलेक्ट करके हमने अपना काम शुरू किया था। उसके अलावा यहाँ पर एक्सेल में बहुत सारे टेम्पलेट होते हैं, उनका
इस्तेमाल करके भी हम अपनी वर्कबुक में अपना डेटा तैयार कर सकते हैं। ओपन जो बनी हुई वर्कबुक है उसे आप यहाँ से जा कर के ओपन कर सकते हैं। देखिए जो भी वर्कबुक रिसेंटली हमने बनाई हुई थी सभी वर्कबुक दिखलाई दे रही है। MS एक्सेल 2013 वर्जन से वन ड्राइव की सुविधा दे दी है। MS एक्सेल के अंतर्गत माइक्रोसॉफ्ट ने वन ड्राइव एक गूगल ड्राइव की तरह होता है, ये आपको क्लाउड में स्पेस दे देता है ताकि आप अपनी फाइल को स्टोर कर सको। आपके कंप्यूटर में कोई फाइल सेव हो, यदि उसे ओपन करना चाहते हो तो कंप्यूटर में जाकर के ब्राउज करके और हार्ड डिस्क ड्राइव में कहाँ पर आपकी फाइल है उसे सिलेक्ट कर सकते हो। सेव ऑप्शन के द्वारा हम फाइल को सेव कर सकते हैं। कहाँ पर सेव करना है फाइल को वो सेलेक्ट कर लीजिए। सेव एज के द्वारा फाइल को किसी दूसरे नाम से सेव कर सकते हो। इसके बारे में हमने वर्ड में सीखा हुआ था। बाकी बहुत ही सिंपल है। यदि हमने एक बार नाम दे दिया इसको सेव करके बुक 1 और कोई भी हमने इस पर चेंजेस किए और हम चाहते हैं कि अब चेंजेस करने के बाद बुक 1 में वो डेटा सेव ना हो, दूसरी फाइल में वो डेटा सेव हो जाए, तो उसके लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? उसके लिए सेव एज ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। प्रिंट में हम आते हैं। देखो MS एक्सेल में जो प्रिंट प्रीव्यू है 2013 वर्जन में वो साइड में दिखलाई देने लगा और प्रिंट से संबंधित सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखलाई देने लगे, जबकि इसके पुराने वर्जन में, इसके पहले वाले वर्जन में 2007 में आपको प्रिंट प्रीव्यू अलग दिखलाई देता है और प्रिंट से संबंधित ऑप्शन अलग दिखलाई देते हैं। प्रिंट पर क्लिक करने से सीधे प्रिंट हो जाएगा। जो भी आपने बनाया हुआ है वर्कशीट के अंतर्गत, जैसे हमने इतना डेटा बनाया हुआ था, इस पेज की कितनी कॉपी चाहिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए 4 हमने सेलेक्ट कर लिया तो 4 इसका प्रिंट निकलेगा इसी पेज का। यहाँ से प्रिंटर का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। प्रिंटर का नाम तभी यहाँ पर दिखलाई देगा जब हमने प्रिंटर को अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल किया हुआ है, उसका ड्राइवर इंस्टॉल किया है और वो हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप से कनेक्टेड है, तभी उसका नाम दिखलाई देगा और वो यहाँ पर ऑनलाइन दिखलाई देगा। तो प्रिंटर का नाम सेलेक्ट कर लीजिए। अब जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ पर अलग अलग वर्कशीट होती हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3। तो आप किस वर्कशीट का प्रिंट निकालना चाहते हैं वो यहाँ पर सिलेक्टेड है। प्रिंट एक्टिव शीट, प्रिंट एक्टिव शीट, क्या जो शीट एक्टिव है उसका आप प्रिंट निकालना चाहते हो, जो कि यहाँ पर दिखलाई दे रही है। प्रिंट एंटायर वर्कबुक का मतलब हो गया जितनी भी वर्कशीट थी वो सभी का प्रिंट एक एक करके निकलेगा। इसके बाद प्रिंट सिलेक्शन, प्रिंट सिलेक्शन में हम जैसे ही जाएंगे तो जो चीज़ सिलेक्टेड होगी केवल उसका प्रिंट निकलेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या सिलेक्ट रहता है? प्रिंट एक्टिव शीट, जो कि ज़्यादातर लोग जो वर्कशीट में काम कर रहे होते हैं उसी का प्रिंट निकालते हैं। वर्ड की तरह ही आपको कौन से पेज का प्रिंट निकालना है वो टाइप कर दीजिए। हमको 1 से लेकर के और 3 तक के पेज का प्रिंट निकालना है। MS एक्सेल में भी जब आप वर्कशीट में काम करोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर नए पेज में डेटा एंट्री होती जाएगी और नए पेज में डेटा आते जाएगा। तो आपका जो डेटा है वो आपका डेटा कितने पेज में आ रहा है, आपको कौन सा पेज का प्रिंट निकालना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। प्रिंट वन साइड, आपका प्रिंटर जो है वो 1 साइड वाला प्रिंटर है। कई प्रिंटर ऐसे होते हैं, डुप्लेक्सर प्रिंटर बोलते हैं, जिसमें दोनों साइड प्रिंट होता है। तो आप प्रिंट ऑन बोथ साइड सेलेक्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिक फर्स्ट पेज का मैटर पेज के पहले भाग में आ जाएगा और ऑटोमेटिक पेज के दूसरे भाग में वर्कशीट में तैयार किया गया दूसरे पेज का मैटर ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाएगा जब आप प्रिंट ऑन बोथ साइड जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। कोलेटेड ऑप्शन में क्या होता है, यदि नंबर ऑफ कॉपीज़ ज़्यादा हैं, जैसे 4 कॉपीज़ हैं और यहाँ पर वर्कशीट भी आपकी जो पेज है वो कई पेजेस हैं, अब कोलेटेड आपने सेलेक्ट किया तो यहाँ पर ऑटोमेटिक क्या होगा, सेट बन के निकलेगा। मान लीजिए आपकी जो वर्कशीट है वो 3 पेज में तैयार हो रही है, जो भी आपने बनाया 3 पेज हैं उसके, ठीक है, और उसकी 4 कॉपी आपने निकाल दी। तो हर एक पेज की कितनी कॉपी निकलने वाली है? हर एक पेज की 4 कॉपी निकलने वाली है। हर एक पेज की 4 कॉपी निकलने वाली है। तो कैसे निकलेगी हर एक पेज की 4 कॉपी? 1 2 3, चूँकि 3 पेज है मान लीजिए, है ना, 3 पेज है मान लीजिए, और ज़्यादा भी हो सकता है, मान लीजिए 5 पेज हैं तो 1 2 3 4 5 एक सेट बन के निकल गया, 1 2 3 4 5 दूसरा सेट बन के निकल गया। ऐसे कितने सेट बन के निकलेंगे? 4 सेट बन के निकलेंगे। कब? जब हम कोलेटेड ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इसी प्रकार से दिया गया है आपका अनकोलेटेड। अनकोलेटेड में क्या होगा, हमने 5 पेज बोला था कि मान लीजिए 5 पेज हैं तो 1 1 करके जो 1 नंबर का पेज है उसके 5 पेज निकलेंगे, फिर 2 नंबर पेज के 5 पेज निकलेंगे, 3 नंबर पेज के 5 पेज निकलेंगे। ऐसे ही जो है सभी पेजेस के टोटल 5 पेजेस के
टोटल कितनी कॉपी निकलेंगी? 4 कॉपियां निकलेंगी, ठीक है ना। तो ये कहलाता है आपका अनकोलेटेड। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट कोलेटेड सिलेक्टेड रहता है। जब ऐसी सिचुएशन आती है, जब आपको ऐसी ज़रूरत हो, तब आपको इस ऑप्शन के बारे में मालूम होना चाहिए। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट में देखिए इस तरीके का ही पेज जो भी हमने बनाया हुआ है पेज में प्रिंट निकलेगा। अगर हमने सेलेक्ट कर दिया लैंडस्केप, तो अब हमारे पेज में जो है वो इस प्रकार से प्रिंट निकलेगा। प्रिंटर में हमको उसी प्रकार का पेज लगाना है, लेकिन एक्सेल ने उसको किस प्रकार से प्रिंट निकालने के लिए भी बना लिया है, लैंडस्केप में निकालेगा। तो जैसी रिक्वायरमेंट है, हमने बाय डिफ़ॉल्ट फिर से पोर्ट्रेट कर दिया। पेपर की साइज क्या रखना है? पेपर की प्रिंटर में लगी हुई साइज को हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, जो कि ज़्यादातर होती है A4। इससे क्या होता है कि जो भी प्रीव्यू है उसमें आप स्पष्ट देख पाओगे कि आपका मैटर कितना आ रहा है, कितना मार्जिन छूट रहा है, सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर आपने यहाँ साइज गलत सेलेक्ट की हुई है और प्रिंटर में गलत साइज लगा हुआ है, तो बिल्कुल अलग तरीके से प्रिंट भी आपको दिख सकता है निकलने के बाद। इसलिए जिस साइज का प्रिंटर में पेपर लगा हुआ है उसी साइज को यहाँ से सिलेक्ट करें तो सबसे बेस्ट रहेगा। इसके बाद है नॉर्मल मार्जिन। यहाँ पर देखो जैसे वर्ड में भी आपने सीखा हुआ था, अभी यहाँ पर कैसी मार्जिन दिखलाई दे रही है, ये नॉर्मल मार्जिन सेलेक्टेड है। इसका मतलब टॉप में मार्जिन 0.75 इंच है। ये इन्वर्टेड कॉमा जो लगा हुआ डबल कोटेशन, ये इंच का निशान है। और वाइड कर देंगे तो चारों तरफ 1-1 इंच की साइज हो जाएगी। नैरो कर देंगे तो साइज सब जगह इस प्रकार से हो जाएगी जो कि यहाँ पर दी हुई है। तो आपको मार्जिन की साइज क्या रखनी है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जितनी साइज छूट जाएगी उस साइज के छूटने के बाद जो भी आप बनाएंगे वो प्रिंटर में प्रिंट होकर के निकलेगा, या प्रीव्यू आप देखेंगे तो उतना भाग छूटा हुआ दिखलाई देगा, उस पर मैटर नहीं आएगा। वो कहलाता है आपका मार्जिन। नैरो कर देंगे तो देखो ये और यहाँ पर से स्टार्ट हो रहा है। प्रिंट निकालते समय आपको प्रिंट शीट एट देयर एक्चुअल साइज बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट रहता है नो स्केलिंग। मतलब जो भी वर्कशीट का मैटर है वो बिना कोई जूम हुए, बिना कोई स्केल हुए प्रिंट निकल जाए। या आप चाहते हो फिट शीट ऑन वन पेज, जो भी आपने बनाया हुआ है मैटर है ना, अगर वो एक वर्कशीट से ज़्यादा जा रहा है और आप चाह रहे हो कि नहीं हमको ठीक है थोड़ा सा ही ज़्यादा जा रहा है, 2 ही रो दूसरे पेज में जा रही है और हम चाहते हैं कि दूसरे पेज में जो जा रही है 2 रो वो एक ही पेज में सेट हो जाए और प्रिंट निकल जाए, तो इस ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे फिट शीट ऑन वन पेज। फिट शीट ऑन वन पेज है ना, एक ही पेज में प्रिंट निकलेगा। लेकिन यदि 3-4 पेज का मैटर आपने तैयार किया हुआ है और एक शीट में प्रिंट निकालेंगे तो कई बार वो बहुत ही छोटा दिखलाई देगा, आपको प्रिंटिंग में समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार ऐसा करते हैं। फिट ऑल कॉलम ऑन वन पेज। मान लीजिए कॉलम जा रहे हैं बाहर, दूसरे पेज में जा रहा है पहली वर्कशीट का कॉलम, और आप चाहते हो कि नहीं जो भी कॉलम है वो एक ही वर्कशीट में प्रिंट हो जाए। कई बार ऐसी ज़रूरत पड़ेगी आपको प्रिंट निकालते समय, आप स्कूल का कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, आप कोई ऑफिस का डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। कई जगह एक्सेल में बहुत काम होता है हर ऑफिस में, इसलिए बेहतर होगा कि आज आप सीखने के दौरान डेटा एंट्री करके एक्सेल में हर प्रकार से इन ऑप्शन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको आगे चल के कभी भी दिक्कत नहीं जाएगी, क्योंकि एक्सेल हर जगह इस्तेमाल होता है। फिट ऑल कॉलम ऑन वन पेज, फिट ऑल रोज ऑन वन पेज, ये भी इसी प्रकार से है। अगर कॉलम एक पेज से बाहर जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि उस पेज में ही प्रिंट हो जाए तो फिट ऑल कॉलम पर सेलेक्ट करेंगे और प्रिंट निकालेंगे। फिट ऑल रोज, यदि 2-3 रो का मैटर बाहर जा रहा है, दूसरे पेज में जा रहा है, लेकिन हम चाहते कि नहीं इसको तो हमको एक ही पेज में प्रिंट देना है, तो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो एक्स्ट्रा पेज जा रहा है रो का बाहर वो एक ही पेज में प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हम सिंपल क्लिक कर देते हैं प्रिंट ऑप्शन पर तो प्रिंटिंग होने लगती है। तो ये कहलाता है हमारा प्रिंट ऑप्शन। शेयर ऑप्शन जो कि 2013 वर्जन में ही ऐड है, यहाँ से हम अपने डॉक्यूमेंट को किसी को भी ईमेल कर सकते हैं और सेव टू क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट के अंतर्गत जो स्पेस माइक्रोसॉफ्ट दे रहा है, वन ड्राइव नाम की सुविधा दे रहा है, वहाँ पर हम अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। फ़ायदा ये होता है कि इस फाइल को हम फिर कहीं भी एक्सेस कर पाएंगे। वर्ल्ड वाइड हम किसी भी जगह जाएंगे और हमारी फाइल यदि इसके क्लाउड स्टोरेज में सेव है माइक्रोसॉफ्ट के, तो वहाँ पर से हम उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो बड़ी आसानी से ये चीज़ हो जाएगा। इसके बाद दिया गया है यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन, अगला ऑप्शन दिया गया है एक्सपोर्ट। जैसे हम एक्सपोर्ट ऑप्शन पर जाएंगे, देखिए
एक्सेल के अंतर्गत बनाई गई फाइल को आप यहाँ पर 2013 वर्जन से डायरेक्टली पीडीएफ या एक्सपीएस डॉक्यूमेंट में सेव कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। देखो डायरेक्टली इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। पीडीएफ में ही ज़्यादातर लोग ईमेल करते हैं अपनी बनाई गई एक्सेल की फ़ाइल को, या इंटरनेट में अपलोड करते हैं किसी प्रकार के डेटा को, तो उसके लिए फ़ाइल को पीडीएफ में बनाना होता है। तो एमएस एक्सेल 2013 वर्जन में फ़ाइल को डायरेक्टली पीडीएफ वर्जन पर हम क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर अलग अलग फ़ाइल के टाइप दिए गए हैं। ये देखो अलग अलग टाइप दिए गए हैं। इसमें एक टाइप है जिसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ती है, CSV टाइप। ये भी आप याद रखिएगा कि कई जगह आपको, जैसे कई SMS भेजने वाली वेबसाइट होती हैं जहां से डायरेक्टली एक्सेल के नंबर में, बहुत सारे नंबर में डायरेक्टली SMS भेजे जा सकते हैं, वहां पर CSV फाइल जो है वो अपलोड करनी होती है। तो जो भी एक्सेल में आपने बनाया हुआ है, यदि उसे CSV फाइल में कन्वर्ट करना है तो यहाँ से CSV फाइल वाला ऑप्शन हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम अपनी फाइल को डिफरेंट फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। सिंपल इसको सेलेक्ट करके और यहाँ पर जाकर के क्लिक कर देना है सेव एज में, और फाइल का नाम दे देना है। तो देखिए इसका एक्सटेंशन CSV, मतलब ये हमारी फाइल CSV के रूप में सेव हो जाएगी। उसके बाद क्लोज का है, जिससे हमारी जो वर्कबुक है वो क्लोज हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं, ये था पूरा फाइल टैब के बारे में। इसके बाद आते हैं होम टैब। देखिए होम टैब में कॉमनली वही ऑप्शन दिए गए हैं जिसको कि आपने इस्तेमाल किया हुआ है MS वर्ड में, लेकिन MS वर्ड के अलावा यहाँ पर कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं जो कि इसमें है, लेकिन आपके MS वर्ड में भी वो उस तरीके से वर्क नहीं कर रही थी। चलिए तो स्पीड से समझते हैं हम इन सभी ऑप्शन का यूज़ किस तरीके से MS एक्सेल में ये सारे ऑप्शन वर्क करते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है कट, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+X। कई जगह हमको किसी प्रकार के डेटा को कट करके दूसरी जगह ले जाने की जरूरत पड़ती है, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। हमारा ये टेक्स्ट कट हो गया, हम यहाँ पर रखेंगे, सिंपल हम पेस्ट में क्लिक कर देंगे। देखिए वो टेक्स्ट वहाँ से कट हो गया, यहाँ पर पेस्ट हो गया। अब देखिए डिफरेंट यहाँ पर क्या है, केवल एक बार एक्सेल के डेटा को, जो भी सेल में डेटा है उसको कट किया जा सकता है और उसको दूसरी बार पेस्ट किया जा सकता है। ये हमने इसको कट किया, कर्सर यहाँ रखा, पेस्ट कर दिया। लेकिन MS वर्ड में क्या होता था, एक बार किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लो, उसे कट कर लो, उसे आप जितनी बार चाहो पेस्ट कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या होता है, केवल एक बार सिलेक्ट होता है, सिलेक्ट होने के बाद उसका कट कर सकते हो, उसके बाद आप पेस्ट कर सकते हो। देखिए दोबारा ये डीएक्टिवेट हो जाता है। इसी प्रकार से अगला ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो कॉपी। तो कॉपी के लिए क्या करना है, इसको हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हमने कॉपी पर क्लिक किया, इसके बाद इस पर क्लिक किया, पेस्ट कर दिया। कॉपी में बस ये है कि आप जितने बार चाहो पेस्ट कर सकते हो, लेकिन तब तक जब तक जो सोर्स टेक्स्ट है वो क्या है, इस तरीके से हाईलाइटेड रहे, इस तरीके से सिलेक्टेड रहे। अगर ये इसका सिलेक्शन हट जाता है तो देखिए फिर भी आप पेस्ट नहीं कर सकते हो। तो ये था कट, कॉपी, और उसके बाद दिया गया यहाँ पर फॉर्मेट प्रिंटर। फॉर्मेट प्रिंटर का क्या यूज़ होता है समझ लेते हैं। फॉर्मेट प्रिंटर में यहाँ पर आप देख सकते हो कि अलग प्रकार का, अगर आपने कोई भी चीज़ इस तरीके से तैयार की हुई है और उसी प्रकार की डिज़ाइन आप देना चाहते हो अपने वर्क बुक के अंतर्गत दूसरे किसी जगह पर, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो। चलिए तो क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंतर्गत अब हम समझते हैं फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन का यूज़। फॉर्मेट पेंटर, मान लीजिए आप कुछ इस प्रकार से वर्कशीट में तैयार कर रहे हैं और आपने डेटा एंट्री करने के बाद इसको कुछ इस प्रकार से फॉर्मेट कर दिया है। ये इस तरीके से आपने उसकी फॉर्मेटिंग कर दी है और फॉर्मेटिंग में आपने पूरा टाइम दिया, अच्छे तरीके से फॉर्मेटिंग कर दी। अब इसी प्रकार का फिल कलर, इसी प्रकार से जो इसमें बॉर्डर दी हुई है, सेम इसी प्रकार की आप एक और डेटा तैयार करना चाहते हैं, तो उसके लिए डेटा एंट्री करने के बाद आप यहाँ पर मान लीजिए हम इसी तरीके से इस पूरी फॉर्मेटिंग को लेकर के आना चाहते हैं, तो हमको क्या करना होगा, इसे सेलेक्ट करना है, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करना है और जहाँ पर भी इस फॉर्मेटिंग को अप्लाई करना है उसको इस तरीके से चला देना है। तो इससे क्या होगा, सेम ये जो फॉर्मेटिंग है वो दूसरी जगह सेम फॉर्मेटिंग ला देगा, जिससे हम किस चीज़ से बच गए। देखो हमने इसको पहले सेलेक्ट किया, फिर इसका कलर फिल किया, फिर हमने बॉर्डर दिया, उस चीज़ से बच गए, हमारा टाइम बच गया। हमने तुरंत उस चीज़ को दूसरे में यदि हमको अप्लाई करना है तो वैसा हम फॉर्मेट पेंटर कर सकते हैं। देखो फिर से इसको हमने सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर में क्लिक किया। मान लीजिए इसी प्रकार की टेबल नीचे भी बनाना है हमको, तो हमने इतने भाग को सेलेक्ट कर लिया और ये देखिए इसी प्रकार की टेबल यहाँ पर बन गई है ना। ये टेबल की साइज़ आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो। हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, फॉर्मेट पेंटर में क्लिक कर दिया। मान लीजिए हमको बड़ी टेबल बनानी थी, देखो बड़ी टेबल बन जाएगी। तो फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, ये देखिए यहाँ पर दिया भी गया है फॉर्मेट पेंटर में,
Like the look of a particular selection, you can apply that look to other content in the document. डॉक्यूमेंट में अदर कंटेंट पर आप सेम कोई फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर सकते हो फॉर्मेट प्रिंटर से। इसके अलावा हर किसी ऑप्शन के ग्रुप के अंतर्गत जो कि आपको टैब के अंतर्गत मिलेंगे, उसके अंतर्गत आपको एक ये आइकॉन मिलेगा, इसको बोलते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं और भी ऑप्शन आता है। जैसे इस ग्रुप पे हमने क्लिक किया तो ये क्लिपबोर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो इसका भी यूज़ समझ लेते हैं। कई जगह आपको कुछ इस प्रकार से डेटा एंट्री करने की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे कि आपने यहाँ पर दे दिया नेम, यहाँ पर आपने दे दिया मान लीजिए सिटी, और यहाँ पर आपने दे दिया डेजिग्नेशन, है ना। उसके बाद ये देखिए जैसे ये बाहर जा रहा है ना, मैंने यहाँ पर जाकर के डबल क्लिक कर दिया तो ऑटोमेटिक उसने सिलेक्शन पूरा कर लिया। हमने यहाँ पर दे दिया नाम, हमने यहाँ पर सिटी दे दी, इस प्रकार से हमने यहाँ पर डेजिग्नेशन दे दी। अब इसी प्रकार से इसमें किसी टेक्स्ट को यदि हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के बाद यदि इसे हम कॉपी कर लेते हैं तो जैसे हम कॉपी करते हैं अब ये क्लिपबोर्ड में आ गया। अब इसकी ज़रूरत जहाँ भी हमको पड़ती है, मान लीजिए यहाँ हमको इसकी ज़रूरत पड़ रही है, हमने इस पर क्लिक कर दिया, देखो ये यहाँ पर पेस्ट हो गया। यहाँ पर ज़रूरत पड़ रही है, यहाँ पर पेस्ट हो गया। इसी प्रकार से दूसरी कोई सिटी हमने लिख दी यहाँ पर। इसी प्रकार से यहाँ पर हमने कोई कुछ और टेक्स्ट लिख दिया और उस टेक्स्ट को हमको दूसरी जगह इस्तेमाल करने के लिए इसको हमने सेलेक्ट किया। और या तो हम कॉपी कर लेंगे तो भी ये क्लिपबोर्ड में आ जाएगा, या तो किसी टेक्स्ट को हम जा कर के यहाँ से कट कर लेंगे तो भी जो है ये कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो चाहे कट करो चाहे कॉपी करो, क्लिपबोर्ड में ये आते जाता है। आप इसको जहाँ इस्तेमाल करना चाहो बस आप क्लिक करोगे, ये उस सेल पर पेस्ट हो जाएगा। तो बार बार किसी डेटा को यदि आप कहीं पेस्ट करना चाहते हो और वो डेटा अलग अलग प्रकार का है, उस डेटा को आप चाहते हो कि कोई ऐसी लोकेशन है MS एक्सेल में जहाँ पर कि वो सभी सेल के डेटा क्लिप होते जाए, आप जब उसको ज़रूरत पड़े बस आपको पेस्ट कर दो आप क्लिक तो वो पेस्ट हो जाए। इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि आपको इन चीज़ों को तुरंत कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ रहा है। सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट करके आप क्लिपबोर्ड में क्लिप कर सकते हो। क्लियर ऑल में क्लिक करोगे ये क्लियर हो जाएगा, पेस्ट ऑल में क्लिक करोगे तो जहाँ भी सेल होगा वो देखो इस तरीके से ऑटोमेटिक पेस्ट हो गया। जैसी सीक्वेंस यहाँ पर दी गई उसी तरीके से ये पेस्ट हो जाता है। तो ये था क्लिपबोर्ड का यूज़। क्लियर ऑल कर देंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, इसको हमने बंद कर दिया। इसके बाद आता है हमारा फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप बिल्कुल MS वर्ड की तरह है। कोई भी टेक्स्ट जब आप यहाँ पर बना रहे हो और उस टेक्स्ट में यदि आपको किसी प्रकार से कोई फॉर्मेटिंग देनी है तो आप क्या कर सकते हो, आप इसे सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से जा कर के ठीक इसे समझने के लिए हमने कुछ इस तरीके से टेक्स्ट टाइप कर लिया और मान लीजिए चलिए हम शीट 2 में आ जाते हैं और स्पष्ट तरीके से यहाँ बतला देते हैं। यहाँ पर हमने लिख लिया नेम, कोर्स और फिर इस तरीके से लिख लिया। मान लीजिए हम स्टूडेंट की एक टेबल बना रहे हैं और उस पर हम इस तरीके से हम टेबल बनाने की वजह से फॉर्मेट करना चाहते हैं। इसे हमने सेलेक्ट कर लिया। इसका फॉन्ट जैसा आप देना चाहो फॉन्ट दे सकते हो, है ना। अब देखो ये सेल के बाहर जा रहा है, डबल क्लिक कर दिया इस तरीके से आ गया। साइज़ वगैरह जो हम चेंज करना चाहते हैं यहाँ से साइज़ चेंज कर सकते हैं। मैक्सिमम साइज़ 72 है। उसके अलावा आप यहाँ से साइज़ को सेलेक्ट कर सकते हो। क्लिक करोगे तो जो सेल का डेटा है वो इस तरीके से आ जाएगा। इसके अलावा 72 से ज़्यादा साइज़ लेना है तो डायरेक्टली आप टाइप भी कर सकते हो। ये देखो कई बार ऐसी भी ज़रूरत पड़ सकती है ना, आप डायरेक्टली टाइप भी कर सकते हो। कम करना है आप यहाँ से डायरेक्टली टाइप करके कम भी कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ से भी क्लिक करके साइज़ को बढ़ाया जा सकता है। और देखो यहाँ से क्लिक कर रहे हैं तो मैक्सिमम 72 जा रहा है। ऐसे यहाँ से हम क्लिक करके इसको कम भी कर सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट को यहाँ से बोल्ड किया जा सकता है, यहाँ से इटैलिक देखो थोड़ा सा तिरछा हो गया, यहाँ से अंडरलाइन हो गया। ये रिक्वायरमेंट के अनुसार है, आपने MS वर्ड में इसका इस्तेमाल किया भी हुआ है इस फॉर्मेटिंग ऑप्शन का। बस एक बार मेरे को इसको बतलाना है आपको। उसके बाद देखिए जो भी डेटा आप तैयार कर रहे हो उस डेटा में बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल में ये लाइंस तो दिख रही हैं टेबल की तरह, लेकिन जब हम प्रिंट करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम इन ग्रिड लाइन को प्रिंट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। उसके अलावा भी हम इस पर बॉर्डर दे सकते हैं। बॉर्डर देने के लिए यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है। ये देखो सारे बॉर्डर से रिलेटेड ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ से केवल बॉटम की बॉर्डर आ गई। अब इस चीज़ को आप पर्टिकुलर पूरे एक भाग में सेलेक्ट करके भी अप्लाई कर सकते हो, या जैसे ये सेल है, ठीक है, इस सेल में हमको केवल बॉटम की बॉर्डर चाहिए। देखो बॉटम बस की बॉर्डर आ जाएगी ये।
अभी हमारा बॉटम बॉर्डर वाला ऑप्शन सिलेक्टेड है। इसके अलावा यदि हमको इसके चारों तरफ बॉर्डर चाहिए या टॉप में बस बॉर्डर चाहिए, देखो इस पर क्लिक करेंगे तो देखो टॉप में बस बॉर्डर आ गई। तो ये सब रिक्वायरमेंट के अनुसार, डिजाइन डालने के अनुसार आप कर सकते हो। ऑल बॉर्डर चाहिए तो ऑल बॉर्डर जाएगी। मान लीजिए हमने सबको सिलेक्ट कर लिया और सिंपल सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ऑल बॉर्डर की, तो ये कम्प्लीटली बॉर्डर आ जाती है। तो यहाँ पर देखो अलग अलग तरीके दिए गए हैं बॉर्डर के। जहाँ पर भी आप कर्सर रखोगे, आपने बॉटम डबल बॉर्डर दे दी, बॉटम में डबल बॉर्डर आ जाएगी। आपने टॉप एंड बॉटम बॉर्डर दे दी या टॉप एंड बॉटम बॉर्डर आ जाएगी। आपने इस तरीके से अलग अलग प्रकार की बॉर्डर जो भी देना चाहते, थिक बॉटम बॉर्डर दे दी, थिक बॉटम बॉर्डर आ जाएगी। तो एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लें इस चीज़ की, ताकि आगे कभी ज़रूरत पड़े तो आपके दिमाग में वो याद रहे कि हाँ, एक्सेल में ऐसा ऑप्शन है जिसके द्वारा कि हम बॉर्डर अलग प्रकार से जैसा देना चाहें वैसा दे सकते हैं। ड्रॉ बॉर्डर ऑप्शन में जाएंगे तो इस तरीके से हम बॉर्डर को क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए बॉर्डर को हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ भी कर सकते हैं अपनी सुविधानुसार। डायरेक्ट हमको सेलेक्ट नहीं करना, तो ये पेंसिल जैसे बन जाएगा और हम जैसी बॉर्डर देना चाहें वैसी बॉर्डर दे सकते हैं। देखिए जैसी भी बॉर्डर हम देना चाहें वैसी बॉर्डर यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे और देखो पेंसिल के साथ एक ग्रिड भी बन गया। बस आप चलाते जाइए, बॉर्डर बनते जाएगा। जब आप प्रिंट निकालोगे तो ये बॉर्डर भी प्रिंट होगी। इसके अलावा है इरेज बॉर्डर पर क्लिक करेंगे, इरेजर बन जाएगा। जहाँ जहाँ हमको बॉर्डर नहीं चाहिए वहाँ से हम इरेज कर सकते हैं। लाइन पर जो भी बॉर्डर आपने कलर सेलेक्ट कर लिया है, अब जब आप बॉर्डर बनाएंगे तो उस तरह का कलर बॉर्डर पर बनते जाएगा। ठीक है, जो भी आपने यहाँ से कलर सेलेक्ट किया हुआ है। लाइन की स्टाइल आपको कैसी चाहिए, लाइन की स्टाइल सेलेक्ट कर लीजिए और जब बॉर्डर बनाएंगे तो उसी तरीके की लाइन बनती जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आप अपने MS एक्सेल इंस्टॉल करके अपने कंप्यूटर पर इन चीज़ों को एक बार ज़रूर चला करके देखें, तभी आपको कभी ज़रूरत पड़ेगी तो वो चीज़ याद होगी। इसके अलावा यहाँ पर दिया गया है मोर बॉर्डर ऑप्शन। तो मोर बॉर्डर ऑप्शन जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये डायलॉग बॉक्स भी खुल जाता है, जिसमें लगभग उसी तरीके से कलर देने का ऑप्शन दिया गया है, स्टाइल दिया गया है, प्रीसेट स्टाइल दिया गया है। बॉर्डर की सेल को सेलेक्ट कर दो, इस पर क्लिक कर दो, वहाँ पर बॉर्डर अप्लाई हो जाएगी, जिसकी ज़रूरत कम पड़ती है क्योंकि हम यहीं से डायरेक्टली बॉर्डर का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये क्या था आपका बॉर्डर। इसके बारे में तो आपने देख ही लिया है। जब हमको कहीं किसी कलर फिल करना होता है किसी सेल में, तो इस तरीके से हम सेलेक्ट करके कलर फिल कर सकते हैं। किसी टेक्स्ट में कलर देना होता है तो यहाँ से जा कर के हम टेक्स्ट का कलर भी, जो भी कलर देना है वो टेक्स्ट का कलर दे सकते हैं। तो ये था आपका फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप के बाद हम आते हैं अलाइनमेंट ग्रुप में। अलाइनमेंट ग्रुप में आप देख सकते हैं अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। इसको समझने के लिए हमने अपने इस सेल को थोड़ा सा इस तरीके से कर लिया ताकि हमको अलाइनमेंट स्पष्ट रूप से समझ में आए। इसको हमने सेल को सेलेक्ट किया, देखो अलाइनमेंट हमने कर दिया टॉप अलाइन, तो हमारे इस सेल में हमारा डेटा टॉप में अलाइन हो गया। सेंटर अलाइन, तो क्या हो गया, ये हॉरिजॉन्टली काम कर रहा है सेंटर, और ये कहाँ चला जाएगा, बॉटम में। ये देखो सेंटर में चला गया, लेफ्ट में चला गया। इसी प्रकार से आपको यदि हॉरिजॉन्टली करना है, ये किस तरीके से अलाइन हो रहा है, वर्टिकली। हॉरिजॉन्टली यदि आपको अलाइन करना है, ये लेफ्ट अलाइन है, ये सेंटर अलाइन हो गया, ये राइट अलाइन हो गया। कई बार आपको बिल्कुल बीच में करना है, तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको कहाँ पर करना है, यहाँ पर करना है, इसको भी करना है, या हमने दोनों को सेलेक्ट कर लिया, इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको सेलेक्ट कर लिया, टेक्स्ट हमारा बिल्कुल बीच में आ चुका है। इसके अलावा यहाँ पर आते हैं इस ऑप्शन पर, देखो यहाँ पर किसी टेक्स्ट को आप अलग अलग प्रकार से दिखा सकते हो। एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, देखो कुछ इस तरीके से दिखाई देने लगेगा, है ना, एंगल क्लॉकवाइज में ऐसा दिखाई देने लगेगा। अब ये रिक्वायरमेंट के अनुसार है, देखो ऐसा तो हम करेंगे नहीं कहीं पर भी कि यूज़र जिसको हम प्रिंट दे रहे हैं, जिसके लिए बना रहे हैं, हमने ऐसी डिज़ाइन डाल दी कि उसको समझ में ही नहीं आ रहा है, तो ऐसा तो हम कहीं करेंगे नहीं। लेकिन कहीं रिक्वायरमेंट है यदि कि हमको सेल में जो कंटेंट लिखना है वो बहुत कम जगह में है, तो हेडिंग को हमको इस तरीके से डालना है, तब उसके लिए हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। रोटेट टेक्स्ट अप में देखो इस तरीके से दिख गया। आपने कई बार देखा होगा स्कूल वगैरह में आपको वर्कशीट बनानी होगी और कुछ ऐसा टेक्स्ट देना होगा, एप्लीकेशन नंबर लिखना है आपको, और एप्लीकेशन नंबर तो 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से सिंपल आता है, लेकिन जो उसकी हेडिंग है एप्लीकेशन नंबर, तो एप्लीकेशन नंबर को आप इस तरीके से दे सकते हैं। और उसके लिए क्या सिलेक्ट कर लेंगे, रोटेट टेक्स्ट अप, रोटेट टेक्स्ट डाउन में इस तरीके से ही आ जाएगा। तो ये भी रिक्वायरमेंट के अनुसार है। फिर इस पर हम क्लिक करेंगे तो देखो डायलॉग बॉक्स आ जाएगा।
ये डायलॉग बॉक्स में भी उसी तरीके के ऑप्शन दिए गए हैं। तो आगे चल के इन डायलॉग बॉक्स को भी हम डिटेल में आपको समझाएंगे। अभी जो ये सामने ऑप्शन दिखलाई दे रहे हैं इस पर हम वर्क कर रहे हैं, और एक बार हम पूरे क्लास में केवल डायलॉग बॉक्स के अंतर्गत ऑप्शन जो दिए होते हैं उसको भी डिटेल में समझा देंगे। तो ये दिया गया था जहाँ से हम अपने टेक्स्ट का ओरिएंटेशन डिसाइड कर सकते हैं। रोटेट योर टेक्स्ट डायगोनली और वर्टिकली, दिस इज अ ग्रेट वे टू लेबल नैरो कॉलम। ये देखो इसने बता भी दिया ना कि नैरो कॉलम में यदि किसी टेक्स्ट को देना है तो उसके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद दिया गया है इंडेंट। यदि किसी टेक्स्ट में आपको इंडेंटेशन देना है, यदि किसी टेक्स्ट में आपको इंडेंटेशन देना है, हमने दे दिया यहाँ पर नेम, कोर्स, और फिर से हमने लिख दिया यहाँ पर फीस, ठीक है। और यहाँ पर हमको क्या देना है, इंडेंटेशन देना है। तो कैसे देंगे, हमने इसको सेलेक्ट किया और देखो इसकी साइज भी बड़ी कर दें ताकि स्पष्ट समझ में आए। और ये रहा इंडेंटेशन। ये देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर स्पेस छूट रही है। इंडेंटेशन बिल्कुल इस तरीके से जैसा आपने MS वर्ड में पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स समझते समय इंडेंटेशन को समझा था, ये वही चीज़ है। ये देखो इंडेंटेशन बढ़ रहा है और यहाँ से क्लिक कर रहे हैं तो इंडेंटेशन कम हो रहा है। तो इस तरीके से ये हम इंडेंटेशन दे रहे हैं, इस पर भी हम इंडेंटेशन दे सकते हैं। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर आकर के हम स्पेस देते हैं, ये देखो स्पेस देते हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस आपको यहाँ दिखलाई देगा। यहाँ पर देखो कोई स्पेस दिखलाई नहीं दे रहा है क्योंकि यहाँ पर इंडेंटेशन दिया गया है, और इस पर क्लिक करोगे तो स्पेस काउंट होगा। मतलब यहाँ पर जो आपने स्पेस दिया है, जब हम इस सेल के अंतर्गत दिए गए डेटा का इस्तेमाल कहीं काउंटिंग वगैरह के लिए करेंगे तो इसमें स्पेस भी काउंट होगा। लेकिन इंडेंटेशन एक ऐसा फीचर है जिसमें स्पेस भी आ जाता है और स्पेस आगे चल के कैलकुलेशन में काउंट भी नहीं होगा। ये देखो काउंट भी नहीं होगा, लेकिन स्पेस दिया था तो स्पेस आ गया। तो अगर आपको अलाइनमेंट देना है इंडेंटेशन के अंतर्गत तो आप इस तरीके से अलाइन कर सकते हो अपने टेक्स्ट को इंडेंटेशन ऑप्शन के द्वारा भी। ये देखो डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट ऑप्शन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इंडेंट कर सकते हैं। तो ये था हमारा अलाइनमेंट के अंतर्गत इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट। उसके बाद दिया गया है रैप टेक्स्ट ऑप्शन। रैप टेक्स्ट ऑप्शन को समझ लेते हैं। इसके लिए फिर से हम देखिए नई वर्कशीट में चलते हैं, और यहाँ पर हमने लिख दिया, मान लीजिए हमको लिखना था एम्प्लॉई और हमको लिखना था नेम, और ये देखो हम आ गए हैं, केवल हमने एक सेल में डेटा लिखा हुआ है लेकिन ये डेटा 2 सेल में जा रहा है। तो एक तरीका तो ये हो गया कि यहाँ पर डबल क्लिक करो तो ये एक ही सेल में आ जाएगा, लेकिन हमको नेम को लिखने के लिए कम ही जगह मिल रही है और हम चाहते हैं जो इसकी हेडिंग है वो नीचे की तरफ आ जाए लेकिन राइट में ना जाए। तो इस सेल को हम सेलेक्ट करेंगे, ये जितनी सेल है जिस पे हम ऐसा करना चाहते हैं उसे हम सेलेक्ट करेंगे और रैप टेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से ये आ जाएगा। टेक्स्ट को नीचे लाने के लिए रैप टेक्स्ट ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ से थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे ताकि ये सही तरीके से दिखने लगे। तो टेक्स्ट को नीचे करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर ये सिंबल भी बना हुआ है, यदि एक में टेक्स्ट नहीं आ रहा है, रैप एक्स्ट्रा लॉन्ग टेक्स्ट इनटू मल्टीपल लाइंस सो यू कैन सी ऑल ऑफ इट। ये देखो यहाँ पर छुप रहा है, तो जैसे ही हमने रैप टेक्स्ट किया तो ये इस तरीके से दिखलाई देने लगा। बस इसका लगभग यही यूज़ है। उसके बाद है ऑप्शन मर्ज एंड सेंटर। मान लीजिए हमको कहीं पर एक रिजल्ट तैयार करना, हम ऊपर हेडिंग देना चाहते हैं अपने इंस्टीट्यूट के नाम को, या हम लिखना चाहते हैं स्टूडेंट रिजल्ट इस तरीके से। तो हमने इस सेल को सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखो अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। मर्ज एंड सेंटर में हम क्लिक करेंगे तो जो भी मैटर हम लिखने वाले हैं, तो पहले तो इसने इस सेल को पूरा मर्ज कर दिया। देखो हेडिंग देने के लिए, कंप्लीट एक जगह बनाने के लिए पूरे इसको क्या कर दिया, इसने मर्ज कर दिया। अब हम यहाँ पर लिखते हैं सिंपल स्टूडेंट रिजल्ट। तो ये क्या हो रहा है, ये मर्ज हो गया और ये सेंटर पे आ गया, है ना। अब यहाँ से इसकी जो भी साइज वगैरह बढ़ानी है, अब साइज वगैरह बढ़ा सकते हो, बोल्ड कर दो, यहाँ से इसका कलर दे दो। तो मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एंड सेंटर से कहीं भी हेडिंग दोगे आप तो वो हेडिंग सेंटर में आ जाएगी और जितनी सेल आपने सेलेक्ट की हुई हैं वो क्या हो जाएंगी, मर्ज हो जाएंगी। उसके बाद दिया गया है मर्ज एक्रॉस ऑप्शन। इसको समझते हैं। देखो इनको समझने के लिए आप क्या कीजिए कि इसको सेलेक्ट करके ऐसे बॉर्डर दे दीजिए, तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा कि आपको जो है ये हमने बॉर्डर दे दी यहाँ पर जा करके। और अब हम करते हैं यहाँ पर, मान लीजिए हमको कई जगह इस तरीके से सेलेक्ट करके करना है हमको मर्ज एक्रॉस। तो ये देखो केवल
जो हेडिंग है, ये सेल है, उस पर मर्ज हो रहा है ये, ठीक है, ये जो सेल है उस पर मर्ज हो रहा है। लेकिन मर्ज एंड सेंटर में क्या कर रहे थे, हम पूरा सेलेक्ट कर रहे थे तो वो पूरा जो रो है वो भी मर्ज हो जा रही थी। लेकिन इसमें क्या मर्ज हो रहा है, केवल एक कंप्लीट रो मर्ज हो रही है, उसके अंदर जो सेल है वो मर्ज हो रहे हैं। तो कई बार ऐसी रिक्वायरमेंट भी आ सकती है। मर्ज सेल करके देखते हैं, हम इसको सेलेक्ट करते हैं और अगला ऑप्शन करते हैं मर्ज सेल। तो ये क्या होता है कि इसमें जो भी चीज़ हम लिखेंगे तो वो क्या होगा, इसने पूरे सेल को मर्ज जरूर कर दिया लेकिन सेंटर में नहीं लाया, और उसके पहले वाले ऑप्शन में क्या कर रहा था, सेंटर में ले आ रहा था। अनमर्ज क्या करता है, अनमर्ज कर देता है, इसको जा करके अनमर्ज कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, अनमर्ज हो जाएगा। देखो अनमर्ज हो गया, उसमें बॉर्डर नहीं थी इसलिए एक सा कलर का ये दिखलाई दे रहा है। तो मेरे ख्याल से ये 4 ऑप्शन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे।